अहमदाबाद के ढोलका डिस्ट्रिक्ट में एक गांव पड़ता है। इस गांव के रहने वाली हमारे सब्सक्राइबर नेहा एक स्कूल में जो है मैथमेटिक्स की टीचर है। नेहा बताती है कि टीचिंग लाइन में मेरी सैलरी बहुत कम थी, बस गुजारा चल रहा था। फिर आ जाता है 2024। इनके घर में कुछ सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हुए जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डाउन हो गए इनकी फाइनेंशियल कंडीशन। अब धीरे-धीरे नेहा के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आने लगा क्योंकि इनके पास जॉब भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। और इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने गांव से बाहर जाऊं, किसी शहर में जॉब के लिए अप्लाई करूं। और जो है ये जॉब की वैकेंसी के लिए अप्लाई करते रहती थी और इन्हें एक कंपनी से कॉल भी आ जाती है। कॉल था तो नेहा के लिए, लेकिन कुदरत ने इस कॉल के ज़रिए एक बड़े भयानक वारदात से जो है एक पर्दा उठाने के लिए प्लान बना लेता। इस पूरी घटना को सुनने के बाद आपके शरीर में भी एक कँपकपी दौड़ जाएगी। ये उन्होंने मुझे पूरी डिटेल बताई। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे जॉब मिलने में काफ़ी टाइम लग गई, लेकिन अच्छी बात ये है कि उनको एक जो है मुंबई में अच्छी जॉब मिल गई और उनको लगा कि चल मैं मुंबई में रहूँगी और जो है जब छुट्टियाँ होंगी तो मैं अपने घर चली जाऊँगी। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नेहा के प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होता। कंपनी जॉइनिंग के कुछ देर बाद कंपनी वालों ने बोला तुम्हें ट्रेनिंग के लिए जो है कोलकाता जाना होगा। और ये ट्रेनिंग जो है कंपनी ने इनके लिए टिकट बुक की। वो जो है मुंबई के अंदर एक जगह है घाची बावजी, और यहाँ पर कंपनी वालों ने इनके लिए एक होटल बुक कर रखा था। इस ट्रेनिंग के लिए नेहा अकेली नहीं आई थी, बल्कि इनके साथ 3 और कलीग थे और इन तीनों के नाम हैं अदिति, नेहा और शुभम। अब नेहा बताती कि मैं ना हनुमान जी का साधन किया, लगातार उनकी चालीसा जाप करना और उनका पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, ये सब मैं रेगुलर बेसिस पे करता हूँ। अब नेहा आगे जाके लिखती है कि जो वो होटल था उसके फर्स्ट फ्लोर पे हमारा अलग 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 कमरा था। इन्होंने जैसे ही फर्स्ट फ्लोर में एंट्री करी, नेहा को एक अलग ही नेगेटिव सी वहाँ पे वाइब्स आई। कुछ अजीब सा उसको लगा कि आखिर ये क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पे बात ये थी, जो नेहा थी उसको ही फील हो रही थी, बाकी और किसी को भी फील नहीं हो रहा था। नेहा को लगा मैं भी शायद मैं फ्लैट से अभी आया हूँ, नई नई जगह है और शायद मुझे जब भी ऐसा लग रहा है। इन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया और जो है ये लोग सब अपने अपने रूम में चले गए। उसके बाद ये होता है कि नेहा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है, लेकिन और किसी के साथ नहीं हो रहा है। वो चीज़ मुझे ही क्यों नज़र आ रही है और बाकी जो है सबको क्यों नज़र नहीं आ रही है। इसके बाद जो है अब शाम को जब ये लोग फ्रेश हो चुके थे, तब जो है नेहा के पास कॉल आती है उसके दोस्त की। वो कहता है कि चलो हम बाहर कहीं चलें, घूम के आते हैं, क्योंकि कल से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, आज हमारे पास टाइम है, आज हम घूम के आ जाते। तब नेहा ने बोला चलो ठीक है, हम बाकी लोगों को बोल दो हम सब एक साथ चलते हैं घूमने। ये लोग जाते हैं बाहर, मार्केट में घूमते हैं और अपनी कुछ शॉपिंग वगैरह करते हैं। किसी ने कपड़े लिए, कोई रेस्टोरेंट गया, और जो उसके एक और दोस्त थी उसने सबके लिए एक मिठाई का डब्बा लिया। अब रात के 1 बजे के आसपास ये लोग जब होटल वापस आते हैं, और ये सारे के सारे ना नेहा के कमरे के अंदर जाकर बैठ जाते हैं, मतलब आपस में बातचीत करने लगे कि कल हम ये करेंगे, मीटिंग में वो करेंगे, ट्रेनिंग के दौरान जो बात करेंगे। तो उनके एक दोस्त बोलने लग गए मैं सबके लिए मिठाई लेके आई हूँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। और वो फटाफट अपने कमरे में जाती है, जाके अब मिठाई का डब्बा लेके आती है। मुझे ये लगता है कि जो उसके दोस्त की इंटेंशन पावर थी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वो नेहा बताती है कि जैसे ही उसका दोस्त मिठाई लेके कमरे में घुसा, तो उसको बड़ा अजीब सा फील हुआ। और जो है मुझे पता नहीं ऐसे कुदरती मेरे अंदर है कि मुझे नेगेटिविटी जहाँ भी होती है मुझे फील हो जाती है। तो मैंने उसको बोला नेहा अभी हम नहीं खा रहे ये मिठाई, हम जो है सुबह खा लेंगे, अभी मेरा दिल नहीं कर रहा। और ये सब लोग जो है ये वो जो उनकी दोस्त मिठाई लेके आए होते जो कि रसगुल्ले होते, ये सब लोग एक एक करके खा लेते हैं। जब ये लोग आपस में कमरे में बैठे हुए होते हैं, कुछ देर बातचीत करने के बाद ये सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं क्योंकि इनको सुबह जाना होता है। तो यहाँ पे नेहा ने क्या किया है, सोने से पहले जो है इन्होंने पूजा वूजा करी, जो भी ये पूजा करते थे, और चुपचाप ये फिर अलार्म लगा के ये सो जाते हैं। अब यहाँ पर नेहा आंख बंद करके लेटी हुई है। ये लगभग आधी नींद में जा चुके थे और इसी बीच इनकी आंख अचानक से खुल जाती है। और जो है इसके बाद इन लोगों को डर लगने लग जाता है कि आखिर ये मेरे साथ क्या हुआ है, मेरी अचानक से जो है आँख क्यों यहाँ पे हमारी खुल गई। वो बहुत ज़्यादा डरती है, उसको कमरे में कुछ ना कुछ महसूस होने लगता है, जबकि कमरे के अंदर कुछ भी नहीं होता है, गुप अंधेरा होता है। लेकिन नेहा जो होती है वो डरती है। नेहा की नज़र पड़ती है अपने रूम के गेट पे। ये देखती है कि इसके रूम के बाहर कोई बहुत तेज़ी से चक्कर लगा रहा है, कभी यहाँ जा रहा है, कभी वहाँ जा रहा है, कभी यहाँ जा रहा है, कभी वहाँ जा रहा है।
ये थोड़ी देर तक ऑब्ज़र्व करती है, उसके बाद उस वो जो एंटिटी होती है उसकी मूवमेंट नहीं रुक रही होती। नेहा को लगा शायद ये कोई वॉचमैन होगा या फिर कोई गार्ड होगा जो कि शायद पहरा दे रहा है। इन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया, जाने दिया। अगली सुबह ये लोग जब उठते हैं, उनके जब ये लोग ऑफ़िस जाते हैं एक साथ, और 10 दिन तक ये लोग उसी होटल में रहते हैं। इस बीच ये लोग बाहर भी घूमने जाते हैं और जो है ये लोग कभी मंदिर चले जाते हैं और इनकी लाइफ जो है बस अब ठीक चल रही थी। लेकिन जैसे ही रात होती थी कि जो नेहा थी हमेशा उसकी आँख खुल जाती थी और वो हर रात को कमरे के बाहर मूवमेंट हो रही थी जैसे पहले होती थी पहले दिन। उनको ये लगता था कि शायद कोई वॉचमैन है जो रोज़ाना ड्यूटी देता है, लेकिन ये शायद कोई सिक्योरिटी गार्ड होगा जो कि इन लोगों को पक्का कंफर्म हो गया कि ये वॉचमैन है। अब 11 दिन के बाद 12 दिन के बाद कंपनी ने इन चारों को जो है गोवा ब्रांच के लिए रेडी कर दिया। इनके साथ इनके मैनेजर भी थे और ये सारे लोग जितने भी टीम मेंबर थे ये लोग बस पकड़कर पहुंच गए हैदराबाद। इस टाइम पर इन ये जितने भी लोग थे अच्छी बॉन्डिंग थी इनके बीच और जो ये सब लोग आपस में अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। अब जैसे इन लोगों ने गोवा वाले जो होटल थे वहाँ पर उन्होंने चेक इन किया, नेहा बोलती है मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मंगा दो। तब जो इनका मैनेजर था उसने सबके लिए खाना ऑर्डर कर दिया किसी रेस्टोरेंट से। तो खाना आने के बाद जो ये सब लोग एक जगह जाके बैठते हैं खाना खाने के लिए, और जब ये लोग खाना अनपैक करते हैं, जब उसका खोलते हैं, तब उनकी एक दोस्त पता है क्या बोलती है कि मैं ये खाना हरगिज़ नहीं खाऊंगी, मुझे कुछ नॉनवेज खाना है। ये सुनकर जो है सारे के सारे शॉक्ड हो गए कि ये क्या बोल रही है, आखिर क्या हो गया अदिति को। उसके बाद क्योंकि भाई अदिति जो एक ब्राह्मण थी और वो नॉन वेज खा ही नहीं सकती, और हैदराबाद में तो इसने कभी भी नहीं बोला कि मुझे नॉन वेज खाना है। फिर आज ही इसको क्या हो गया, कैसे बोले। इस टाइम पे सबको लगा कि मैं भी शायद इसका दिल कर रहा होगा। तो जो मैनेजर था वो ये बोलता है कि अच्छा ठीक है शाम को हम नॉन वेज ऑर्डर कर लेंगे, लेकिन अभी जो अवेलेबल है अभी तुम वो खा लो। इस बात पर जो उनकी दोस्त होती है चुपचाप मान जाती है, जो खाना उसको दिया गया था वो चुपचाप खाकर अपने कमरे में चली जाती है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डिटेल जो है इन्होंने मेंशन की है नेहा ने। ये लोग जिस जगह पे रुके थे, जिस रेस्टोरेंट में, वो कोई होटल नहीं था बल्कि एक अपार्टमेंट था। उस अपार्टमेंट में जो है कंपनी ने कुछ कमरे ले रखे थे। अब रात को खाना वाना खा के सब लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। और जो नेहा का कमरा था, इस कमरे की जो विंडो थी बाहर रोड की साइड थी। उसके बाद ये लिखते हैं इस ईमेल में कि वहाँ पर एक रोड है, बालकनी के सामने वहाँ पर एक पार्क है। ये बालकनी में खड़े होते हैं और देखते हैं कि बाहर से काफ़ी अच्छी फ्रेश एयर आ रही। तो उन्होंने डिसाइड किया कि आज ये अपने कमरे की बालकनी खोल के सोएंगे। अब यहाँ पे जो है नेहा वापस आके अपने बेड पे लेट जाती है। बाहर बालकनी से काफ़ी अच्छी हवा आ रही थी। कुछ ही टाइम में जो नेहा होती है एक गहरी नींद में सो जाती है और रात के ठीक 2 बजे अ, इनकी नींद हल्की सी खुल जाती है। और ये नींद खुली थी बिल्ली और कुत्ते आपस जो बाहर रो रहे थे इस वजह। और जब ये लोग सुनते हैं तो ये देखते हैं कि जो पार्क वाला एरिया था वहाँ पर बहुत सारे कुत्ते, बहुत सारी बिल्लियाँ जो है एक साथ रो रही, और ये आवाज़ धीरे धीरे और ज़्यादा लाउड होने लगी। इनको सोने में, नेहा को सोने में काफ़ी डिस्टरबेंस हो रहे थे और ये जाते देखने के लिए आखिर भाई ये जानवर क्यों रो रहे हैं बाहर। ये उठ के बालकनी के पास जाते हैं और ये देखते हैं कि जो सामने पार्क था वहाँ पर एक बहुत पुराना पेड़ है। ये सारे उसी पेड़ के आसपास देखकर रो रहे, और उस पेड़ के जस्ट नीचे एक औरत खड़ी हुई थी। नेहा ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं कि इस टाइम पर यहाँ पर पेड़ के नीचे कौन खड़ा हुआ है। अब इसकी तरफ देख ही रहे थे, वो जो औरत थी अचानक से इनके सामने आ गई। नेहा बताती है कि मेरे और उसके बीच सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस था, कुछ ही मीटर्स का, और मैंने देखा कि उसका पूरा चेहरा जला हुआ था। उसकी आंखें जो थी वहाँ से आग निकल रही थी, और उसके बाल बहुत बड़े बड़े थे, और उसके दांत बहुत बड़े बड़े थे, और बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। इस टाइम पे मेरी सिचुएशन ऐसी हो रही है कि मैं हिल भी नहीं पा रहा। मैं तुरंत भागकर अपने कमरे में गई, लेकिन मेरी बॉडी के अंदर किसी भी किस्म की मूवमेंट नहीं हो रही थी।
1 मिनट तक वो औरत जो थी मुझे ऐसे घूरती रही, वो चुड़ैल थी या क्या थी। उसके बाद मैंने बहुत हिम्मत करी और आँख बंद करके भगवान का नाम लिया और धीरे-धीरे वो चीज़ें शांत होती चली गई और वो औरत मेरे सामने से गायब हो गई। अब नेहा भागकर अपने कमरे में जाती है और जो है उन्होंने अपने रूम का डोर लॉक कर दिया। वो पूरी रात इन्होंने एकदम दहशत में बिताई। वो ये बताते हैं कि शायद मैं हनुमान जी का ध्यान करता हूँ, इसकी वजह से मैं जो है मुझे कुछ नहीं हुआ। अब अगले कुछ दिनों तक इनकी जॉब ठीक चल रही थी, मतलब रात को ऐसी कोई भी एबनॉर्मल घटना नहीं हो रही थी। अब तीसरी रात को इनको खाना वाना खा के जब ये सोते तो उनको लेट हो जाता है। एक दिन रात के 2 बजे ये लोग अपने रूम में गए सोने के लिए और अभी इनको बेड के ऊपर लेटे हुए कुछ थोड़ी देर ही हुई थी कि नेहा को सुनाई देता है कि जो उसकी दोस्त का रूम है सामने वाला, वहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। ऐसा लग रहा था कि उसकी जो दोस्त है शायद किसी से बात कर रही है और 3 बजते-बजते वो आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड हो गई, तेज़ हो गई। थोड़ी देर में जो है उसके एक और दोस्त की कॉल आती है नेहा के पास। वो बोलता है, भाई क्या आदित्य के कमरे कैसी आवाज़ आ रही है? तो नेहा बोलती है, हो सकता है शायद वो अपने घर पे बात कर रही हो कॉल पे। पर भाई अब ये लोग कॉल पे बात कर ही रहते हैं कि उसकी दोस्त की आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है। वो एकदम एब नॉर्मल हो जाती है, जैसे कि उसके अंदर कोई और एंटिटी आ गई। वो ये बोलता है, भाई तू एक काम कर, अपने बाकी दोस्तों को भी उठाओ, जल्दी से बाहर हम चेक करते हैं कि आखिर क्या माजरा है, वहाँ पे हम देखते हैं। अब ये लोग जो हैं अपनी दोस्त के कमरे के बाहर जाते हो, ज़ोर ज़ोर से बोलने लगते हैं कि गेट खोल, गेट खोल, तू किससे बात कर रही है अंदर। और अभी ये लोग आवाज़ लगा ही रहे थे, तभी इनको गेट के अंदर की तरफ से बहुत भारी चीज़ के टकराने की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई बहुत भारी चीज़ गिरी ज़मीन पे। वो ये कहता है कि एक बार तो पीछे हो, मैं यहाँ झांक के देखता हूँ कि क्या हो क्या रहा है अंदर, क्योंकि कोई भी गेट नहीं खोल रहा। वो जो की होल होता है वहाँ से देखने की कोशिश करता है और पता है उसने क्या देखा। वो जो उसकी दोस्त थी, जो बिना कपड़ों के उल्टे होकर दीवार के ऊपर चल रही है और उसके सारे बाल खुले हुए हैं। ये देखकर नेहा बिल्कुल फ्रीज हो गई और उसके बाकी दोस्त सारे फ्रीज हो गए और उसने सबको बताया कि उनकी दोस्त ऐसे ऐसे कर रही है। बाकी दोस्त एक एक करके देखते हैं और जब सब की होल से देखते हैं कि करके, तो भाई इसके अंदर जो है वो तो अपने कमरे में सो रही है, ऐसा तो कुछ भी नहीं करी जो तू बता रहा है। तो नेहा बोलती है, भाई क्या बात कर रहा है तू, देख तू उसको, वो अंदर बिना कपड़ों के उल्टा दीवार पे चल रही है। उसके बाकी दोस्त कह रहे नहीं वो तो अपने कमरे में सो रही है, तू दोबारा से देखते की हॉल के अंदर। इसको सेम वही सीन दिखाई देता है कि जो उसकी दोस्त होती है वो उल्टा दीवार पे चल रही है। यहाँ उसकी दोस्त ने एक्सप्लेन करना चाहा कि मुझे अभी भी वही चीज़ दिखी। फिर बाकी दोस्तों ने भी देखा, लेकिन उसको भी सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा था कि वो तो अपने दो बेड पे सो रही है। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे। या तो ये झूठ बोल रहा है, नेहा झूठ बोल रही है, पागल बना रही। कुछ देर बाद इन्होंने देखा कि भाई अंदर से जो आवाज़ें आ रही थी वो अब धीरे धीरे जो है हल्की हो गई। ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम अगले सुबह जो है खुद हम उससे पूछ लेंगे कि तुम्हारे कमरे में हो क्या रहा, तुम क्या कर रही थी। जब ये नेक्स्ट डे मिलते हैं अपने दोस्त से, तो बोलते हैं कि नेहा, कि तुम उसको बताओ कि रात को तुम क्या कर रही थी। वो ये उसकी दोस्त बोलती है, मैं तो सो रही थी चुपचाप, मैं तो कुछ नहीं कर रही थी। अभी सारे के सारे सोच में पड़ गए यार कि इसको कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ नेहा को वो चीज़ दिखाई दे रही है जो किसी को भी दिखाई नहीं दे रही। अब इन लोगों को ये लग रहा है कि शायद नेहा झूठ बोल रही है। ये लोग बिना कुछ बहस किए ऑफिस चले जाते हैं। ऑफिस में इन्होंने प्लान बनाया कि हम आज रात को फिर से देखेंगे कि सच में यहाँ पर कोई आवाज़ आती है या फिर शायद हमारी कोई गलतफहमी है। अब ये लोग ऑफिस से वापस आते हैं और रात को विनीत, शुभम और देव, ये सारे दोस्त उसी आवाज़ का वेट करने लगते हैं कि हम देखते हैं कि अब उसका मेरे से आवाज़ आ रही है या फिर नहीं। ठीक रात को 3 बजे दोबारा से उनकी जो दोस्त होती है वहाँ से फिर आवाज़ें आने लगती हैं, वैसे ही जैसे पहले आ रही थी। अब यहाँ सेम वही इंसिडेंट होता है, सिर्फ नेहा को दिखाई पड़ता है कि जो उसकी दोस्त है वो बिना कपड़ों के दीवार पे चल रही है, लेकिन और किसी दोस्त को दिखाई नहीं पड़ता। इन सबको ये लगा कि भाई नेहा के साथ शायद कुछ गड़बड़ है। इन्होंने डिसाइड किया कि अगले ही दिन हम नेहा को के किसी मंदिर ले जाते हैं
वहाँ पे कोई पंडित होंगे, उनसे हम झाड़ फूँक करवाएँगे, वहाँ पता करवाएँगे कि इसको क्या हो रहा है। अब नेहा लिखती है कि हमारे दोस्त को अगले दिन जाने का प्लान तो था उसको लेके जाने का, लेकिन कुछ ना कुछ हमें काम आ जाता, हम वहाँ जा नहीं पाते थे। कितने दिन हो गए हम प्लान करते थे, अगले 1 हफ्ते तक सेम ऐसे चलता रहा। हम रात को सोच के सोते थे कि जो है हम इसको मंदिर लेके आएंगे, लेकिन हम नहीं लेके जा पा रहे थे, और सेम हर रात को वैसी ही आवाज़ें आ रही थी। अब जो है नेहा को अपने कमरे में बहुत गंदी स्मेल आने लग गई, बट नेहा बताती है कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये स्मेल है किस चीज़ की, लेकिन वो बहुत गंदी स्मेल थी। और इनको ऐसा लग रहा था कि वो स्मेल इनके पूरे कमरे में घूम रही है। और फिर थोड़ी देर के बाद जब वो देखते हैं कि वो बदबू चली जाती है, जितनी भी स्मेल होती है। अब नेक्स्ट संडे आता है, अब इनका प्लान होता है कि हम मंदिर जाएंगे। वहाँ पे मुंबई में एक जगह है, जो एक बहुत ही मशहूर वहाँ मंदिर है, वहाँ अपने दोस्तों को लेके जाते हैं। वहाँ पंडित जी एक बैठे हुए थे, उनको सारी बातें बताते हैं। उन्होंने फिर एक बाबा का नंबर दिया पंडित जी ने। उन्होंने बोला कि ये जो तुम्हारे पास संकट आई हुई है, बाबा जी बाहर निकाल सकते हैं। ये मंडे को बाबा जी बैठते हैं, जब भी वहाँ जाओगे उनको फ़ोन करना पहले, फिर जाना वहाँ पे। इन्होंने आपस में डिस्कशन की। फिर जो है वहाँ पे यहाँ पंडित जी ने बाबा जी को कॉल की, और उन्होंने कहा कि कुछ लोग आएंगे आपके पास, आप उनसे देख लीजिएगा, उनका जो भी इलाज करना है। ये बाबा जो है तमिलनाडु में कोई जगह है वहाँ पड़ती है, वहाँ कोई गांव है, वहाँ पे बाबा बैठते हैं। अब इन लोगों ने अपने मैनेजर को बोला कि हमें कुछ दिन की छुट्टी चाहिए, और जो है कि हमारे एक दोस्त की तबीयत ख़राब हो गई है, हमें उसको वहाँ लेके जाना है। इन्होंने अपने मैनेजर को बताया। तो ये अपने मैनेजर को कॉल करते हैं, बोलते हैं कि हमें छुट्टी चाहिए, लेकिन इनका मैनेजर मना कर देगा कि सबको एक साथ जो है मैं छुट्टी नहीं दे सकता। ये कि तुम दो दो लोग 3 लोग को छुट्टी कर लो और अपने दोस्त को ले जाओ इलाज के लिए। अब ये लोग मंडे को जाते हैं बाबा जी के पास। अब जब ये लोग वहाँ पर गए, तो पता है बाबा जी ने क्या बोला कि जिसका इलाज करना है वो तो तुम्हारे साथ आया ही नहीं है। अब ये सारे शॉक्ड हो गए। नेहा बताती है कि उसकी दोस्त के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, उसका इलाज करेंगे ना बाबा। तब वो बाबा बोलते हैं कि तुम लोग जहाँ रुके थे ना, जिस रेस्टोरेंट में, वहीं से तुम्हारे साथ एक बहुत ही भयानक चुड़ैल पीछे लगी हुई है, और वो चुड़ैल देव के शरीर के अंदर है, जिसको तुम वहाँ छोड़ कर आओ। भाई ये सुनकर सबकी हालत ख़राब हो गई। वो आगे बताते हैं कि उस जिन की पहली टारगेट तो ये लड़की थी, नेहा, लेकिन ये तुम्हारे साथ उन 10 दिनों में 3-4 बार मंदिर भी गई, और उसी बार ये पंडित जी ने इसके हाथ पे कलावा भी बांधा। उसी कलावा की वजह से नेहा अभी तक बची हुई है। वो चुड़ैल जो है इसको टारगेट नहीं कर पा रहा। अभी आप लोग वीडियो छोड़ के जाइएगा मत, क्योंकि आगे बहुत बुरा होने वाला है। मैं ऐसे बोलूँगा नहीं। फिर वो बाबा आगे ये बोलते हैं कि जो भी कुछ यहाँ पे हो रहा है, रात को जो भी एक्सपीरियंस करते हो तुम लोग, वो सब कुछ वो चुड़ैल करती है। वो आगे बताते हैं कि हर रात कब्रिस्तान में जाता है देव, और वहाँ कब्रिस्तान में जाकर जो ज़िंदा परिंदे होते हैं, पक्षी होते हैं, उनको पकड़ कर ये खाता है। और जो तुमने उस रात देखा था ना उस आदमी को, वो जो जहाँ कुत्ते रो रहे थे, ये वही जीने वही चुड़ैल है। अगर तुम हनुमान जी के सादती नहीं होते, अगर पूजा पाठ नहीं करते, वो तुम्हें कब का ख़त्म कर देता। अब ये सारी बात सुनकर वो सब एकदम शॉक्ड हो गए कि भाई ये बाबा जी हमें क्या बता रहे हैं। अब इन्होंने पूछा कि इसे बाहर निकालने का क्या उपाय है। तब उस बाबा ने बोला कि इसका उपाय जो इस चुड़ैल का खात्मा है, ये कब्रिस्तान के अंदर ही होगा, और ठीक उसी जगह पर होगा जहाँ ये मांस खाने जाती है। बाबा जी ने बोला कल ट्यूसडे है, ट्यूसडे को रात में हम ये क्रिया करेंगे। उन्होंने कुछ सामान की लिस्ट दी, और इस सामान में 2 ज़िंदा बकरे भी थे। बाबा ने बोला ये बकरों का इंतज़ाम मैं कर दूंगा, बाकी सब चीज़ें तुम लेके आ जाओ। अब यहाँ पे ये लोग प्लान बनाने लगते हैं कि भाई कैसे नेहा को हम अपार्टमेंट में छोड़कर रात के टाइम में, क्योंकि रात के टाइम में क्रिया होने वाली थी, रात को हम सब यहाँ पर पहुँच जाए। यहाँ पर जो मैनेजर था वो ये कहता कोई परेशानी नहीं है, मैं देव को उलझा के रखूँगा, तुम चिंता मत करो। अब जब ये लोग बाबा के पास से वापस आए, तब इन्होंने सारी बात जो है अपने एक और दोस्त को बताई, तो वो भी रेडी हो जाता है कि चलो ठीक है, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूँगा।
यहाँ पर सारे दोस्त उस कब्रिस्तान में जाने वाले थे बाबा के साथ क्रिया में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब बाबा ने एक जगह उनको बताई हुई थी कि वहीं पर तुम लोग सब मेरा वेट करना, और शाम ढलने के बाद ये सारे के सारे दोस्त उस जगह पे चले जाते हैं। कुछ देर बाद बाबा भी वहाँ आ जाते हैं और उन्होंने अपना पूरा सेटअप बनाया कि कैसे कैसे पूरा क्रियाक्रम करना है वहाँ पर। और ये लोग इंतज़ार करने लगे उस चुड़ैल के आने का। अब एज़ पर प्लान इन्होंने पहले से डिसाइड कर रखा था कि जो विनीत वहाँ पे मैनेजर था, अगर वो देव उनसे बोलेगा कि मुझे बाहर जाना है किसी काम से, तो मैनेजर उसको मना नहीं करेगा। और ठीक वैसे ही हुआ। वो देव विनीत को बोलता है कि मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ, कॉल पे मुझे बात करनी है और थोड़ी सिगरेट वगैरह पीनी है। विनीत बोलता है ठीक है। रात के 1 बजे देव पहुँचता है कब्रिस्तान में। अब ये लोग काफ़ी दूर से खड़े होकर ऑब्ज़र्व कर रहे थे, और ये बातें है कि देव अंदर आया, उधर जहाँ पक्षियाँ बैठे हुए थे पेड़ पे, वो उनको पकड़ पकड़ कर जिंदा खाने लगा। अब भाई ये देखकर बाबा ने अपनी क्रिया स्टार्ट कर दी। इन्हें एक खौफनाक आवाज़ आती है कि पहचान लिया क्या तुमने मुझे। नेहा बताती है कि ये आवाज़ इतनी ज़्यादा ख़तरनाक थी कि सुनकर हम बहुत ज़्यादा डर गए। अब यहाँ पर बाबा ने बिना कुछ रिस्पॉन्ड किए अपना मंत्र और क्रिया जारी रखा। और ठीक 3:45 पर ये सब देखते हैं कि भाई गेव का पूरा रूप ही बदल गया है। पूरा चेहरा, पूरा शरीर उसका जला हुआ, आंखें एकदम, आंखों में आग, और बाल बड़े बड़े। जो कि नेहा ने उसके रूम के अंदर उस औरत को देखा था, एग्जैक्टली वैसा ही रूप था उसका। वो जो देव था ऐसी दहाड़ लगा रहा था कि सबका जिस्म थरथराने लगा डर के मारे। लेकिन यहाँ पे हमारे सुरक्षा के लिए बाबा ने घेरा बना रखा था, और हम सबको सख्त हिदायत दी थी कि तुम सब लोग घेरे में ही बैठोगे, उससे बाहर नहीं निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। अब इस टाइम पे बाबा ने अपने जो है मंत्र की शक्ति से उस जिन को घेरे में बुलाया। तब देव के रूप में जो जिन था वो ये बोलता है कि मुझे ये लड़की पसंद आ गई थी। फिर जब ये उधर मिठाई लेने गई थी ना, तो इसके बाल खुले हुए थे और इसने परफ्यूम लगाया हुआ था, और इसलिए मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। ये चुड़ैल उसी मिठाई की दुकान के बाहर मौजूद था जहाँ से इन लोगों ने वो रसगुल्ले ख़रीदे थे। फिर ये चुड़ैल बोलती है कि लेकिन पता नहीं क्यों मैं इसे अपना नहीं पा रहा, कोई चीज़ है जो मुझे रोक रही है बार बार। अब इसके बाद उस चुड़ैल ने कुछ और बात बोली, और वो देव के शरीर से निकल के शुभम के शरीर के अंदर घुस गया। फिर उसके शरीर के छोड़कर दोबारा नेहा के शरीर में घुस। एक तरीके से वो छलावा क्रिएट करा ताकि पंडित जी जो हैं, जो बाबा जी थे, वो जो है कंफ्यूज हो रहे थे। लेकिन नोट करने वाली बात ये थी कि प्रेम और आदित्य के शरीर में वो चुड़ैल नहीं घुस पा रही थी। अब उसके बाद उन बाबा ने कुछ मंत्र फूका और वहीं पर 2 बकरों की बलि दी। अब इस बलि के साथ ही बाबा जी ने उस जिन को ये हुक्म दिया कि जहाँ से तू आया है वहीं चला जा, वरना तेरे को मैं जला दूंगा। लेकिन वो चुड़ैल थी, हार मानने को रेडी नहीं थी। उसने एक बार और प्रेम के बॉडी के अंदर घुसने की कोशिश की। अब यहाँ पे प्रेम पहले से ही तैयार बैठा हुआ था। भाई ये पिछले 1 घंटे से मंत्र पढ़ रहा था, हनुमान जी का कुछ पढ़ रहा था। ये बताते हैं कि जब वो मेरी बॉडी के पास आया तो अंदर तो नहीं घुस पाया वो, लेकिन थोड़ी देर के बाद सबने देखा कि उस चुड़ैल की जो बॉडी है ना, उसके अलग अलग पार्ट्स हो रहे हैं। और फाइनली कुछ देर के बाद वो जो चुड़ैल थी अब पूरी तरीके से बाबा जी के काबू में आ जाती। उन्होंने बाबा जी के हुक्म मानी और वो बलि कबूल करके हम वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। अब इस पूरे टाइम के अंदर देव जो थी वो बेहोश था, जब से जिन जो है उसके पास से निकला था। बाबा जी ने मंत्र पढ़े, कुछ गंगा जल वगैरह उसके ऊपर छिड़का, फिर उसको होश में लेकर आए। फिर उसके बाद ये लोग सब अपना नॉर्मल लाइफ में लग गए, अपनी जॉब पे जाने लगे। पर यहीं से एक दूसरे चैप्टर की शुरुआत भी होती है। बहुत गौर से सुनिएगा। उस दिन के बाद से उनका ऑफिस वगैरह सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाता है। ये लोग अपने ऑफिस जाते हैं, काम वाम करते हैं, चिल मारते हैं, फिर वापस अपने अपार्टमेंट में आ जाते हैं, वहाँ रहते हैं। अब इसी दौरान एक दिन ये लोग ऑफिस के अंदर थे,
काम करते करते थोड़ा सा ऑफिस आवर एक्सटेंड हो चुका था, ओवर टाइम चल रहा था। अब इन्होंने सोचा कि रात को डिनर मंगाते हैं, सब लोग जो जितने भी दोस्त हैं ऑफिस में, हम जो है डिनर कर लेते हैं और रात को साथ लेट नाइट घर जाएंगे। अब ये लोग बातें कर रहे थे और इसी बीच अचानक से ऑफिस की लाइट चली जाती है। ऑफिस के अंदर जनरेटर था तो इन्होंने सोचा कि चले हम थोड़ी देर में जनरेटर चला लेते हैं और लाइट वापस आ जाएगी। अब इनका जो ऑफिस था वो हाईवे से लगा हुआ था, इसी वजह से ऑफिस की लाइट कटने के बावजूद जो बाहर स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई थी उसकी थोड़ी बहुत रोशनी अंदर आ रही थी। अब ये लोग जनरेटर चालू होने का इंतज़ार करने लगे। तभी इन सब की नज़र ऑफिस की विंडो पर पड़ी। भाई इनको ऑफिस की विंडो पर साया दिखाई देने लगा। ऐसा लग रहा था कि उस विंडो के बाहर कोई लटका हुआ है। इनको लगा कि मे बी शायद कोई वर्कर वगैरह कुछ काम कर रहा होगा। तो इन लोगों ने उसको आवाज़ दी कि कौन है वहाँ पर उधर से कोई भी जवाब नहीं आया। अब इन्होंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी बातचीत में लगे। थोड़ी देर के बाद जनरेटर चालू होता है और ऑफिस में लाइट आ जाती है। इसके बाद ये लोग अपना डिनर करते हैं। रात को करीब 12 के करीब ये लोग सब अपने अपने अपार्टमेंट में आ जाते। अब वापस आने के बाद ये लोग फ्रेश होते हैं और सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। और रात के करीब 2 बजे के आसपास नेहा को अपने कमरे पे एक नॉक आवाज़ आती है कि जैसे कोई उनका दरवाज़ा नॉक कर रहा है, ठक 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 ठक। वो नेहा डर जाती है कि इतनी रात को मेरे कमरे के बाहर कौन आया है। ये उठकर गेट खोलता है और जब ये गेट खोला ना तो ये देखता है कि भाई जो बाकी लोग हैं, अदिति, देव, जो उसके बाकी के दोस्त थे, और शुभम, उन सब ने भी अपना कमरा खोला हुआ है। यानी सब ने अपने अपने कमरे के दरवाजे खोले हैं। हुआ को जो सब के कमरे पर एक साथ नॉक हो रहा था। जब ये बात इनके सामने आई तो भाई सबका एकदम फ्लैशबैक आ गया कि जो कुछ दिन पहले इनके साथ घटना घटी थी, कि वही सारी चीज़ें तो वापस हमारे साथ रिपीट नहीं हो रही। और ये सब लोग डिसाइड करते हैं कि भाई आज रात हम सब एक ही कमरे में सोएंगे, कोई भी अकेले नहीं सोएगा। और सबका एक ही मन था कि भाई हम लोग प्रेम के जो कि बाकी दोस्त थे, उन्होंने सोचा कि नेहा पूजा पाठ करती, सबके कमरे सेव नहीं है, सिर्फ नेहा का कमरा सेव है, क्योंकि पूजा पाठ करती रहती है, हम वहीं सोएंगे सब। ये लोग सब वहाँ सो जाते हैं। जब सुबह हुई ये लोग ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं, बट ये लोग देखते हैं कि जो एक और इनकी दोस्त है वो अभी तक सो रही है। इन्हें लगा मे बी रात को डर गई होगी तो इसलिए अभी तक सो रही है। तो ये लोग अपने दोस्त को वहीं कमरे में छोड़कर अपने ऑफिस चले जाते हैं। भाई ठीक है, ये सो रही है, इसको आराम करने दो। तो इसका दूसरा दोस्त भी कहता है ठीक है, उसको उठाने की ज़रूरत नहीं है, हम चलते हैं ऑफिस। अब शाम को जब ये लोग वापस अपने अपार्टमेंट जाते, सब देखते हैं कि अपने दोस्त से बात करें, क्योंकि वो यहीं रुकी हुई थी अब तक। और जब ये लोग गए अंदर तो इन्होंने देखा कि अब इनकी जो दोस्त थी उसको बहुत तेज़ बुखार हो रहा था। उसने बेड की साइड में बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग भी की हुई थी और उसका सर बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था। अब यहाँ सब के सब चिंता में पड़ गए कि आखिर से क्या हो गया। ये सब लोग आसपास उसके पास जाके बैठते हैं। नेहा भी उसके पास जाके बैठती है और इसने अपना हाथ आगे किया अपने दोस्त के कंधे की तरफ, ये पूछने के लिए कि क्या हुआ, तू ठीक है ना, तेरे को क्या हो गया, तेरे को क्या प्रॉब्लम हुई, कोई मसला है तो बता। मैं इसी बीच उसकी दोस्त अचानक से उठती है और दूर जाके बैठ जाती है और वो नेहा को घूरते हुए बोलती है, तू मुझे डराने की कोशिश कर रही है, तेरा कोई देवी देवता मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुझे छूने की हिम्मत मत कर, दूर हट यहाँ से। और भाई ये जो आवाज़ थी ना, ये उसकी जो दो दोस्त थी आदित्य, उसकी नहीं थी, ये कोई और ही उसके शरीर के अंदर आके बोल रहा था। अब ये सब देख के सब एकदम शॉक्ड हो गए। उनको लगा कि भाई अभी तो सब मामला ठंडा हो गया था, ये फिर से क्या शुरू हो गया। फिर वो जो नेहा थी दोबारा से आदित्य आदित्य को जो है छूने की कोशिश करती है। वो फिर बेड से उठकर दूसरी तरफ जाके बैठ जाती है, क्योंकि जो नेहा थी उसने बाबा जी का दिया हुआ कड़ा पहना हुआ था, वो उस कड़े से डर रही होती है। ये लोग फिर आदित्य को नेक्स्ट डे उस पंडित जी के पास लेके जाते हैं, उसको चर्च पे लेके गए, लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं होता। अगले एक हफ्ते तक ये लोग इधर उधर दूसरे दूसरे बाबा के पास, पंडित के पास, तांत्रिक के पास जाते, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था।
और इस पूरे एक हफ्ते में जो उसकी दोस्त थी आदित्य, उसकी अब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इन लोगों ने अपनी कंपनी में डिस्कस किया और मैनेजमेंट ने डिसाइड कर, ठीक है आदित्य को हम टिकट करा के घर वापस भेज देते हैं। जब ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी तब आके फिर से ज्वाइन कर लेगी। लेकिन यहाँ पे नेहा बताती है कि इतने टाइम में हम लोग साथ रहते रहते हम सब में एक दोस्ती हो गई थी, लगाव हो गया, तो हमने कंपनी मैनेजमेंट में और अपने मैनेजर से डिस्कस किया कि हम सब भी आदित्य को उसके घर तक छोड़ने जाएंगे। तो जो मैनेजर था उनका वो भी मान जाता है, कहता है ठीक है। 4-5 दिन के लिए सब के सब छुट्टी लेके पहुंच जाते हैं आदित्य के साथ उसके घर दिल्ली। जिस दिन उनकी फ़्लाइट थी गोवा से दिल्ली की, उससे एक दिन पहले नेहा ने अपने कांटेक्ट में जो उनके बाबा थे उनको ये सारी बात बता दी थी कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा है। तब उन बाबा ने बोला था कि इन सब का इलाज सिर्फ मेहंदीपुर बालाजी जाकर हो सकता है और किसी के काबू में वो चुड़ैल नहीं आएगी। इस बीच ये सारी बातें नेहा और उसके मैनेजर ने उसके घर वालों को बता दी थी कि ऐसा ऐसा आदित्य के साथ हो रहा है। और नेहा ने ये भी बोला कि एक इलाका है वहाँ पे जो है इसका इलाज होगा, तो आप लोग भी हमारे साथ चलेंगे। तो यहाँ दिल्ली में इनकी फ़्लाइट लैंड करती है। तो यहाँ से आदित्य की फैमिली और इनके दोस्त प्रेम, देव, शुभम, नेहा, ये सब लोग आदित्य को अपने साथ लेकर जो है बाबा जी के पास लेकर जाते हैं। अब यहाँ पर 2 गाड़ियाँ इन लोगों ने बुक कर रखी थी। एक में देव, शुभम ये सारे दोस्त थे और आदित्य के चाचा चाची थे, उनके माँ बाप थे। और दूसरी गाड़ी में आदित्य, उसके मम्मी पापा, प्रेम बैठे हुए थे। और नेहा आगे बैठी हुई थी ड्राइवर सीट के बराबर में दूसरी गाड़ी में, और अदिति पीछे बैठी हुई थी अपने पेरेंट्स के साथ। अब दिल्ली से करीब 4 घंटे चलने के बाद ये लोग एक जगह पे पहुंच जाते हैं जिसका नाम है पांदीकुई। वहाँ पर इन लोगों ने गाड़ी रोकी थोड़े से फ्रेश वगैरह होने के लिए। अब सब गाड़ी से बाहर निकले पर आदित्य ज़िद पकड़ के बैठ गई कि मैं बाहर नहीं जाऊँगी। अब आदित्य यहाँ पे गाड़ी के अंदर ही बैठी हुई है, उसकी मम्मी साथ में थी, उसके पापा साथ में थे, और ये सब लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं और फ्रेश होते हैं, वापस से जो है अपनी जर्नी बालाजी के लिए शुरू करते हैं। अब जब ये लोग वहाँ से निकले आगे, जब अचानक से नेहा की नज़र गाड़ी के आगे वाले मिरर पे पड़ती है। भाई ये देखता है कि जो अदिति है वो बहुत बुरी तरीके से नेहा को घूर रही है और काफ़ी टाइम तक बिना पल के झपकाए इसे लगातार घूरे जा रही है, इसे बड़ी बड़ी आंखें करके। अब वो नेहा कहती कि मैं अंदर ही अंदर हनुमान चालीसा का बात कर रहा था और जो है ऐसा लगा कि शायद आदित्य को ये चीज़ फील हो गई थी कि ये नेहा जो है ये कुछ पढ़ रही है। थोड़ी देर के बाद क्रीपी सा स्माइल देती है अदिति, कहती कि तू नहीं मानी ना, तू अपनी हरकत से आखिर तू आ ही गया इसके साथ, चल अब तू भी जाएगा इस दुनिया से। आदित्य ऐसे बोलते, अब जैसे आदित्य ने ये लाइन बोली इनकी गाड़ी थोड़ी सी डिसबैलेंस होती है, जस्ट इनके बाजू से एक ट्रक वाला पास होता है। मतलब उस ट्रक की स्पीड और डायरेक्शन ऐसी थी कि इनकी गाड़ी से टकराता ही टकराता। और नेहा बताते हैं कि मुझे ऐसा एहसास हुआ कि किसी शक्ति ने हमारी रक्षा की है। अब जो अदिति बैठी हुई थी वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग गई, वो किसी के काबू में नहीं आ रही थी। तब नेहा ने बोला ड्राइवर को, आप गाड़ी साइड में लगाओ। साइड में गाड़ी रुकवाई और फिर जो आदित्य की पापा थे उनको जो है नेहा ने बोला कि आप दूसरी गाड़ी में जाएं, और उसके चाचा और भाई को उसने अपने अपनी गाड़ी, क्योंकि भाई यहाँ पे जानदार लोग चाहिए थे उसको संभालने के लिए, किसी के काबू में नहीं आ रही थी आदित्य। अब ये लोग यहाँ पीछे जैसे तैसे आदित्य के साथ एडजस्ट करते, उसको बहुत ज़ोर से पकड़ के रखते कि भाई ये मूवमेंट ना करे। अब इसके बाद नेहा ने ड्राइवर को कहा कि गाड़ी तुम तेज़ चलाओ, और यहाँ पर लगातार लगातार जो नेहा पढ़ रही थी ज़ोर ज़ोर से, आदित्य बोलने लगे तू चाहे जो भी कुछ कर ले, तू बचा नहीं पाएगा किसी को भी। एक और बात, जो दूसरी वाली गाड़ी थी ना जिसके अंदर सारे दोस्त बैठे हुए थे, यहाँ आदित्य की फैमिली ने सिद्ध बाबा को बिठा रखा था जो कि इनके साथ चल रहे थे बालाजी धाम तक। उस बाबा ने अपने कांटेक्ट के थ्रू मंदिर में पहले फ़ोन करके बोल दिया था कि एक लड़की हम लोग ऐसे ऐसे लेकर आ रहे हैं, तुम लोग हमारा सब इंतज़ार करके रखो।
अब जैसे ये लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, आदित्य को लेके जैसे अंदर जाते हैं, वहाँ के पंडित ने पहले ही एक घेरा बना के रखा हुआ था। और जैसे ही ये लोग गाड़ी से उतरते हैं, आदित्य पागल हो जाती है, चिल्लाने लगती है ज़ोर ज़ोर से कि तुम लोग मुझे कहाँ लेकर आ गए हो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, तुम लोगों ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। वो सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि आखिर ये हमारे साथ हो क्या रहा है। आदित्य जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, किसी से भी नहीं संभल पा रही होती। वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं, सब लोगों ने उस आदित्य को जो है पकड़ा हुआ होता है ताकि वो उसको कंट्रोल कर ले, लेकिन कोई भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। बहुत ज़्यादा जो है अ, सब लोगों की हालत ख़राब हो जाती है कि अचानक से ये हमारे साथ हो क्या रहा है, आदित्य काबू में क्यों नहीं आ रही है। तो वहाँ के जो पंडित होते हैं वो फिर से पढ़ाई जो है वो स्टार्ट करने लग जाते हैं, वो अपने कुछ मंत्र वंत्र पढ़ने लग जाते हैं। अब बहुत ज़्यादा अभी तक वो आदित्य चिल्ला रहे थे, अब जैसे उसको उस घेरे में बिठाया गया वो एकदम शांत हो गई। अब वहाँ पर जो लोग झाड़ फूँक करते हैं उन्होंने बताया कि आदित्य के ऊपर मारक क्रिया का प्रयोग किया गया है। और पता है ये क्रिया किसने कराया था? आदित्य के बाप ने, क्योंकि वो आदित्य से बहुत ज़्यादा जलती थी। आदित्य के ऊपर जादू कराया था उसके बाप ने, क्योंकि उसका सौतेला बाप था, उससे बहुत ज़्यादा जलता था। एक बाप ने अपनी बेटी के ऊपर काला जादू करवाया हुआ था। उसकी जो रियल बाप था वो क्योंकि मर चुका था, इसकी माँ ने दूसरी शादी कर रखी थी। और अदिति का होना उसको बहुत ज़्यादा खटकता था, क्योंकि वो सौतेली थी। इसी जेलसी की वजह से उन्होंने आदित्य को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने का डिसाइड किया और एक तांत्रिक के साथ मिलकर ये सारा जादू करवाया। अब उस टाइम पर जो तांत्रिक जिसने ये सारा कुछ किया था, उसने सारा कुछ किया, लेकिन उस टाइम पे जो बचाने वाला तांत्रिक था उसने बचा तो लिया आदित्य को, लेकिन उस सारे काम की वजह से आदित्य की एक किडनी ख़राब हो गई। अब उस सौतेले बाप के साथ क्या हुआ ये तो नहीं बताया नेहा ने। और वो ये लिखते हैं कि आज आदित्य की शादी हो चुकी है और वो अपनी फैमिली में बहुत खुश है। तो ये थी पूरी स्टोरी। आई एम श्योर आप लोगों ने ऐसी स्टोरीज़ बहुत सारे आपकी फैमिलीज़ में ऐसे लोग होंगे जो काला जादू करते होंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अभी तक मैंने आपको जितनी स्टोरीज़ आपको सुनाई हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस गो थ्रू किए हैं। अब मुझे एक चीज़ पता लगी कि जो ये गंदा काम करते हैं, काला जादू, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उसका क्या परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा ये उनको खुद भी नहीं पता होता। ये उस समय अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कोई भी स्टेप ले लेते हैं, पर भाई ऐसे लोगों के ना बहुत ज़्यादा दुर्गति होती है, इनकी मौत भी बहुत बुरी होती है। ये बात मुझे काफ़ी सिद्ध बाबा ने बताई थी। और जो तांत्रिक जिसने ब्लैक मैजिक किया था उसकी दुर्गति और भी बहुत ज़्यादा बदतर होती है। तंत्र साधनाओं को विकसित किया गया था कि मानव कल्याण के लिए, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी को तड़पाने के लिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। आपकी क्या राय है इसके बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। जो मैंने ईमेल आईडी दी है आप उस पर शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखो और अपना बहुत ख्याल रखो। टेक केयर, बाय बाय।